हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनएम सिविल स्टडीज़। देखो, मुझे मालूम है बहुत सारे एग्ज़ाम अभी लाइनअप में हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, यूपीएससी ईपीएफओ, रेलवे का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। तो हम सारा टॉपिक्स तो नहीं कवर कर पाएंगे, पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और जो रिपीटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, हाईली जो रिपीटेड थीम्स है, हम उस टॉपिक्स को अभी कवर करना चालू करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट लेक्चर को पूरा एक्सप्लेन किया था वन शॉट में, तो आज हम उसी तरह फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम उसको आज हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक का नाम है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये आपका सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ सकते हो, ये वीडियो को देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो। जैसे कि यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ओके, तो बिना टाइम गवाए हम चालू करते हैं आज का हमारा चैनल। हम पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ जान लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स होते हैं, जिसे कोई भी ब्रांच, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशरी हो, हमसे छीन नहीं सकता एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये हमारे डिग्निटी को, लिबर्टी को, हमारे आज़ादी को, हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में मेंशन है, और आर्टिकल्स 12 से लेके 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हमने फंडामेंटल राइट्स बिल ऑफ राइट्स से लिया है, जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ लॉस को एस्टैब्लिश करना है, ना कि किसी इंडिविजुअल के लॉ, ताकि हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन रख सकें। तो हम कुछ फीचर्स जानते हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होता है, जैसे कि आपको मालूम होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसेबल है, पर फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट करता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर स्टेट हो, तो हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, डैट इज़ आर्टिकल 32 के तहत, एंड हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 226 के लिए। पर अगर फंडामेंटल राइट्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच पहले कर सकते हो, और हाई कोर्ट में आप अप्रोच फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स के लिए भी कर सकते हो। ये जो राइट्स होते हैं हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टाइम के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर कोई रीज़न वो नेशनल सिक्योरिटी पे बात आ जाए, या फिर पब्लिक ऑर्डर पे, मोरालिटी पे, या फिर कोई फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के साथ में हो। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन जो स्टेट लगाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। मींस सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकता है कि जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो सही बेसिस पे लगाया है कि नहीं। क्या हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। देखो, फंडामेंटल राइट्स कोई परमानेंट है नहीं। पार्लियामेंट इसको कर्टेल कर सकता है या फिर रिपील कर सकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368। बस पार्लियामेंट को ये ध्यान रखना है कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो हार्म नहीं करे। अब आप बोलोगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इसमें हम कभी डिटेल में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से इतना जान लो आप, केशवानंदा भारती केस हुआ था 1973 में। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। ओके, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, वह हमारे प्रीएम्बल को वॉलेट नहीं कर सकती है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कभी नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में देखेंगे इसको। उसके बाद सस्पेंशन की बात करूँ कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकता है कि नहीं, तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, जो आर्टिकल 352 में मेंशन है। लेकिन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, एक 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। इसके तहत
कहा गया है कि आर्टिकल 20 एंड 21 अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगा जाएगा तभी भी ये सस्पेंड नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है इसको हम ध्यान से देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नीचे हम जाएंगे उस टॉपिक पे। अभी कुछ राइट्स के बारे में देखते हैं। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउड है और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के अलाउड हो, चाहे वो इंडियंस हो या फिर फॉरेन कंट्री से हो। अब ऐसे राइट्स जो सिर्फ सिटीज़न को अलाउड है वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। एंड ये राइट्स को आप छोड़ के बाकी जितने भी राइट्स हैं वो सारे इंडिविजुअल को अलाउड है। ओके, एक्सेप्ट कुछ हमारे एनिमी एलियंस हैं, जैसे कि कुछ जिनके रिलेशन हमारे साथ कंट्री के साथ में अच्छे नहीं हैं, उनके लिए कुछ सेपरेट प्रोविज़न हो सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को हम 6 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ये 7 फंडामेंटल राइट्स पहले हुआ करता था, लेकिन जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत हमने फंडामेंटल राइट से अभी उसको हटा दिया है। अब राइट टू प्रॉपर्टी सिर्फ आपका एक आर्टिकल 300A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट रह गए हैं। तो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ हमारे पास 6 कैटेगरीज है फंडामेंटल राइट्स के। उसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के बाद बात करता है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी जितने भी पूरे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे। ओके, आई होप अभी तक आपको सब समझा होगा। नहीं समझा होगा तो आप रिवर्स करके वापस से वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है आर्टिकल नंबर 12। अब आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि हम स्टेट किसको बोलते हैं, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और डेफिनेशन स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। तो डेफिनेशन स्टेट के अंदर हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आता है, जिसको हम शॉर्ट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, उसके बाद है हमारा एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिंग ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। सिमिलरली जैसे हमारा विधानसभा, विधान परिषद, जिसको हम इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कहते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है ऑल अदर स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़, जैसे कि हमारा LIC आता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आता है, सेल एंड गेल के बारे में आपने जो गवर्नमेंट के अंडर कंपनी आती है वो सब हमारे स्टेट के अंडर काउंट होता है। और ये भी आपको एक नोट आपको ध्यान देना है कि जो प्राइवेट बॉडी या फिर कोई भी एजेंसी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर फॉल करती है या फिर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर, उसको भी हम आर्टिकल 12 में मेंशन करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, डेट इज़ आर्टिकल नंबर 13। ये लॉज ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ इनकन्सिस्टेंट है, जैसे कि हम देखेंगे डिटेल में। ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। बेसिकली आर्टिकल नंबर 13 ये बात करता है कि ऑल लॉज आर इनकन्सिस्टेंट, मतलब वो प्रॉपर नहीं है, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉइड करता होगा, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉइड कर रहा है, एब्रिवेज कर रहा है या पूरे कैंसिल आउट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके सब ऐसे लॉज सभी इनकन्सिस्टेंट हैं। पहले हम देखेंगे सब इसके आर्टिकल्स क्या कहते हैं। आर्टिकल नंबर 13(1) कहता है जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है वो आपके इनकन्सिस्टेंट है विद पार्ट 3 वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंस। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू गया था, जिसको हम रिपब्लिक डे ऐसा सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जन 1950 से पहले अगर कुछ ऐसे भी लॉज हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हैं, तो वैसे लॉज आपके
नल एंड वॉइड कहलाएंगे। ओके तो आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस मतलब 26 जन 1950 के बाद अगर कोई स्टेट ऐसा लॉ बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम या एब्रिज कर रहा है, जो हमारे पार्ट 3 में मेंशन है, वो भी लॉस आपके नल एंड वॉइड कहलाएंगे। ओके और आर्टिकल नंबर 13(3) कहता है डेफिनेशन ऑफ लॉ। बेसिकली लॉ के अंदर क्या क्या आता है, तो लॉ के अंदर वो सारे चीज़ आएंगे जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जो लॉ बनाते हैं। ओके जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर साहब लाते हैं जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं रहता है, या कुछ बाई लॉस या कुछ रूल्स लॉस रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते हैं। ओके और उसको हम सब किसको लॉ के अंडर हम उसको काउंट करते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 13(4) बेसिकली जुडिशल रिव्यू के बारे में बात करता है। ये हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत इसको ऐड किया गया था। बोला है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। बेसिकली जितना भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसको हम लॉ के अंडर काउंट नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस जो 1973 में एक केस हुआ था, इन्होंने बोला कि जो भी अमेंडमेंट है उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करते हैं। कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हम आने वाले वीडियो में कुछ दिनों में हम इसको कवर करेंगे कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बेसिकली हमारा नेक्स्ट आर्टिकल्स बात कहता है आर्टिकल नंबर राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा सबसे पहला कैटेगरी है आर्टिकल नंबर 14 to 18। ओके तो डिटेल प्रोविज़न हम इसके देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके जितने भी 35 तक हम सब एक एक करके कवर करेंगे। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब इक्वालिटी बिफोर और लॉ के मतलब इसका मतलब होता है कि लॉ के आगे सबके सब सेम है, चाहे वो कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्यों ना आता हो, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं मिलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिश कॉमन लॉ से उठाया है। और दूसरा कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ये कहता है कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा सभी को, चाहे वो कौन सा भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हुए। ऐसा नहीं है वो अमीर है तो उसको हम थोड़ा कम फेवर करेंगे, गरीब है तो उसको ज़्यादा फेवर करेंगे। आपको लॉस में सबको सेम समान आपको देखना होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास इम्यूनिटी होते हैं अंडर आर्टिकल 361। उसमें डिप्लोमेट्स यूएनओ के जो एजेंसीज़ के उनको भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होते हैं। ओके इस बारे में ये इतना इम्पोर्टेंट फिलहाल है नहीं, पर आपके लिए ये दो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। अब हम आर्टिकल नंबर 15 के बारे में बात करेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि स्टेट कभी भी किसी इंडिविजुअल के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन और जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, वह आर्टिकल नंबर 15(4), 15(5) एंड 56 के तहत उनको हम रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जैसे हमने EWS के बारे में आपको मालूम होगा, जिसको हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी कहते हैं, इनको भी हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है अंडर 103 अमेंडमेंट। ओके आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी सिटीज़न को आप इनडिस्क्रिमिनेट या इनएलिजिबल नहीं कर सकते फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट जो भी आप स्टेट के अंदर तहत आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। लेकिन पार्लियामेंट कुछ इसमें रिजर्वेशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकती है, किसके लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं और वो हमारे गवर्नमेंट में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है। आर्टिकल 16(4) के तहत इंदिरा साहनी ने, लेकिन ये रिजर्वेशन इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन से 50% पे कैप लगाया हुआ है, मतलब 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। ओके इसमें आप सब काउंट होता है, SC, ST, OBC, इसमें सब काउंट करके 50% का कैप लगा हुआ है, उसके आगे आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16(6) में है 10% रिजर्वेशन मिलता है EWS के, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं।
जो जनरल कैटेगरी में ही है लेकिन वो इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, आई होप आप सबको समझ रहा होगा। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होते थे अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, लेकिन जब B.R. अम्बेडकर साहेब ने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी तो उन्होंने इसको एकदम से ही खारिज किया। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, मतलब कोई भी स्टेट या फिर कोई भी इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता इन एनी फॉर्म। ओके, अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1950 के तहत, लेकिन ये दोनों का आगे काम करता है, स्टेट के अगेन भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेन भी। आर्टिकल नंबर 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये स्टेट्स को प्रोहिबिट करता है कोई भी टाइटल लेने के लिए एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनीबडी। नोट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें कुछ एक नोट भी है, जैसे भारत रत्न अवार्ड्स जो हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्मा विभूषण, पद्मश्री, ठीक है, ये जो है वॉयलेट आर्टिकल 18 को वॉयलेट नहीं करता है। लेकिन ये प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे आप प्रीफिक्स या सफिक्स में नहीं लगा सकते हो। लेकिन ये वॉयलेट नहीं करता, पर आप इसको नाम के आगे परमानेंट ऐसे जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ये आपका बालाजी राघवन केस 1996 में ये बात हुई थी। अब आता है राइट टू फ्रीडम, जो हमारा आर्टिकल 19 से लेके 1922 तक मेंशन है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, इसमें 6 राइट्स के बारे में बात की गई है। पहला है आर्टिकल 19(1)(a) दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको कोई बोलने से या आपको अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, लेकिन देखेंगे हम इसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद है आर्टिकल 19(1)(b) फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप चाहे तो कहीं पर भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी आर्म्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई बंदूक वगैरह लेके सब साथ में आ गए और किसी को मारने वाले हो। लेकिन इसमें आपके पास राइट टू स्ट्राइक का कोई भी प्रावधान है नहीं, क्योंकि स्ट्राइक करने से बेसिकली सारे काम बंद होते हैं और इससे इकोनॉमी को नुकसान भी होता है। उसके बाद है आर्टिकल 19(1)(c) आपके पास कोई भी एसोसिएशन बनाने का राइट्स है, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारे स्टेट में हमारे देश में है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हमने ऐड किया था बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। आर्टिकल 19(1)(d) कहता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप चाहे तो इंटरनल मूवमेंट किसी अब स्टेट में भी जा सकते हो, किसी फॉरेन कंट्री में भी आप जा सकते हो, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हमने आर्टिकल 21 में भी मेंशन किया है और आर्टिकल 19(1)(d) ये भी दोनों आपको मिलता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन इसमें आपको लगा नहीं सकता, अंडर सर्टन एक्सेप्शन है इसमें भी। आर्टिकल 19(1) ही कहता है फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कोई भी आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो और सेटल हो सकते हो। आर्टिकल 19(1)(g) कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ट्रेड और बिजनेस। आप कौन सा भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन इसमें किसी को हार्म वगैरह या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कुछ, आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक। ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कौन से ग्राउंड्स पे? सोवरेनिटी, अगर हमारे देश की सोवरेनिटी खतरे पे आ जाए तब, या फिर हमारे देश की इंटीग्रिटी खतरे में आ जाए तब, या फिर कोई स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए, या हमारे कुछ रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ में ख़राब हो रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, ओके, मोरालिटी, कंटेम्प्ट, या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, या डिफेमेशन, आप किसी के अगेंस्ट बोलते जा रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, लेकिन आप कुछ भी बोल रहे हो, उनको कुछ बैड वर्ड्स दे रहे हो, उनको डिफेम कर रहे हो, तो ये सब बेसिकली रेस्ट्रिक्ट है। तो आपके अगेंस्ट केस वगैरह भी हो सकता है। ओके, कोई आप ऑफेंस वगैरह नहीं कर सकते हो, पीसफुली प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हो, लेकिन इसमें आप किसी का भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यह आपको बेसिकली प्रोटेक्शन देता है जब आपको कोई पनिशमेंट वगैरह मिल रहा है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है, डेट इज सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए। ये कुछ इसमें बेसिकली आर्टिकल 20, ये हमारा आर्टिकल 21 है। ये कहता है
नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब होता है अगर किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट मिल गया है तो उसको सिर्फ उसी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगा जो लॉ ऑलरेडी वो टाइम में बनाया गया है। और वो लॉ का अगर कोई पनिशमेंट का फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 5 साल की सज़ा था, लेकिन उसको जब पनिशमेंट मिल गया और उसके अगले दिन ही वो 10 साल का सज़ा हो गया, तो उसको 10 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ उसको 5 साल के लिए ही सज़ा मिलेगी। जो क्राइम उसने वो वक्त किया और जो लॉ वो टाइम में है उसको उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। उनने ये सिर्फ क्रिमिनल लॉस के लिए अप्लाइज होता है, ना कि सिविल और टैक्स लॉस के लिए। ये हमारा आर्टिकल नंबर 22 है। ये कहता है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब होता है एक पर्सन को सिर्फ एक बार ही सज़ा मिल सकती है उसके वो स्पेसिफिक क्राइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति ने अगर चोरी किया है और उस चोरी की सज़ा कोर्ट के ज़रिया मिल गया है तो वापस से उसको उसी चोरी के तहत आप वापस से उसको सज़ा नहीं दिला सकते हैं। ओके, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के लिए नहीं है, आपको लॉ ये सिर्फ अप्लाइज ओनली बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए अप्लाई होता है। किसी भी एक व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए 2 बार आप सज़ा नहीं दे सकते हो। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल नंबर 23 कहता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मतलब जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है आप उसी व्यक्ति को अपने खिलाफ एविडेंस के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। इसमें पुलिस को खुद एविडेंस इकट्ठा करके उस पर्सन के खिलाफ उसको सज़ा दिलवाना होगा। आप उसको उसी के क्राइम के लिए उसी के अगेंस्ट आप विटनेस के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं एकदम क्लियर शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सॉरी, हम थोड़ा ऊपर आ गए, मैं करता हूँ। ओके, 1 मिनट। तो हम आर्टिकल नंबर 20 तक हमारा हो गया था। तब हम आर्टिकल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 20 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल बहुत ही वाइड है आज के टाइम में। ओके, इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही वाइड हो गया है। ये कहता है कि नो पर्सन शाल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। कि कोई भी पर्सन के आप लाइफ या उसकी पर्सनल लिबर्टी छीन नहीं सकते हो जब तक उसने कुछ ऐसा क्राइम वगैरह या नहीं किया हो। जैसे कि किसी को फांसी की सज़ा मिल गई तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक केस हुआ था AK गोपालन केस, जो 1950 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन रखा था। बोला कि प्रोटेक्शन सिर्फ उसको आर्बिट्री ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन मिलेगा, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन मिलेगा। लेकिन बाद में ये चेंज हो गया। जो मनेका गांधी केस हुआ था 1978 में, कोर्ट ने रिवर्स किया अपना स्टांस। बोला कि ये इसको टेकिंग एन ब्रॉड व्यू पॉइंट उन्होंने एक्सेप्ट किया। इट इंट्रोड्यूस द अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कहा कि जो प्रोसीजर है वो भी आपका फेयर और रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कौन सा भी लॉ ला सकते हो, और लॉ आपका फेयर, जस्ट एंड रीज़नेबल होना चाहिए। इसके लिए आप आर्टिकल 20 नाउ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टस्वामी केस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से केस में है, पुट्टस्वामी केस में है या फिर वाइस वर्सा करके भी क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा ये आर्टिकल नंबर 21 के तहत अंदर मेंशन किया गया है। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू मेडिकल केयर एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल, ये सब आपके फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड है अंडर आर्टिकल 21। तो हमने जो बात किया था, हमारा जो 2 राइट, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21, ये अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग जाएगा तो भी ये 2 राइट्स आपके कभी भी कोई छीन नहीं सकता है। इसके लिए ये 2 राइट्स सबसे बड़े राइट्स माने जाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट राइट की बात करेंगे, डेट इज़ आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन। ये राइट कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सारे बच्चे को प्रोवाइड करना है, जो भी उनका एज 6 to 14 साल तक लेके। ये राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक
अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। 2002 में ये एक्ट बन गया था, पर इसको फोर्स में आपका अप्रैल 1 2010 में इसको लागू किया गया है। तब से स्टेट की जिम्मेदारी है कि जो भी बच्चे 6 से लेके 14 साल की उम्र है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। पर ये एजुकेशन आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल की सोचना मत। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन के बारे में बात की गई है। उसके आपको जो अरेस्ट है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव, मतलब आपको जो सज़ा मिल गई है उसके बाद आपका जो ट्रायल एंड चल रहा है उस पर बात की गई है। और एक होता है प्रिवेंटिव, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि आप आने वाले कुछ टाइम में क्राइम कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो लोग हैं, पुलिस, वो आपको डिटेन कर सकती है विदाउट एनी ऑफेंस। उनको लग रहा है कि आप कर सकते हो। बेसिकली ये फ्यूचर के ऊपर बेस है, और ये जब आप कर देते हैं उनके बाद ये आपके आगे चलता है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके पास कौन से राइट्स हैं। बेसिकली आपको उनको बताना होगा कि कौन से ग्राउंड पे वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपके पास राइट होगा कि आप अपने लीगल प्रैक्टिशनर जैसे कि लॉयर वगैरह से आप कंसल्ट कर सकते हो, और आपको 24 घंटे के अंदर उन्हें मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ठीक है, इसमें आपका जर्नी टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है, मतलब आपको जो टाइम वो अरेस्ट कर रही है और उनके पास लेके जा रही है उसको माइनस करके, उसके अलावा जो 24 घंटा है उनसे पहले उनको आपको हाजिर करना है मैजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने। प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेमवर्क, ये बेसिकली है डिटेंशन ऑफ पर्सन। आपने कोई क्राइम नहीं किया पर उनको लग रहा है कि आप क्राइम कर सकते हो, तो वो आपको डिटेन कर सकते हैं। इसमें उनको कोई वारंट नहीं लग सकता, लेकिन इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 3 महीने तक वारंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर उनको आपको कस्टडी में उनको रखना है तो उनको एक रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करना पड़ेंगे। सिलेक्ट कमेटी बनती है, वो पहले चेक करेंगे, और आपके पास डिटेनी के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, जो उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। आर्टिकल नंबर 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आपको मालूम होगा ट्रैफिक, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिक किया जाता है फॉर द प्रोस्टिट्यूशन जॉब्स एंड बहुत सारे रीजंस हैं उसके। ठीक है, जैसे फोर्स लेबर भी कहते हैं, या अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोथ के लिए अप्लाई होता है। कोई भी आपको ना ही स्टेट फोर्स कर सकती है, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर द फोर्स लेबर। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें यह है कि द स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, एग्जांपल मिलिट्री कंस्क्रिप्शन, सोशल सर्विस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमारे देश में तो ऐसा कोई कंपलसरी सर्विस है नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्री में ये कंपलसरी सर्विस देना होता है, जैसे कि चाइना वगैरह में है ये कुछ प्रोविज़न कि आपको कुछ मैंडेटरी एज आपको मिलिट्री में सर्व करना होता है। ओके, उसके बाद है आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बेसिकली अगर आपकी उम्र 14 साल से कम होएगी तो आप जैसे फैक्ट्री, माइन या कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको काम करते हुए किसी ने पुलिस ने अगर इनकेस पकड़ लिया तो वो जो ओनर होएगा उनके ऊपर फाइन लगाए जाते हैं। ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, क्योंकि ये उम्र आपकी पढ़ाई करने की होती है, ना कि काम करने की है। मुझे मालूम है वो फैमिली सिचुएशन वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। पर जो लॉ कहता है कि 14 साल से कम उम्र तक कोई भी काम फैक्ट्रीज वगैरह में, माइन से हजार्डस, जहाँ पर लाइफ को डेंजर है वहाँ पर वो काम नहीं करना चाहिए। ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत 2016 में इसको अमेंड भी किया गया है। कम्प्लीटली बैन करता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ऑल ऑक्यूपेशन। ठीक है, जो इसको 2016 में ये एक्ट को अमेंड किया है, मतलब कुछ चेंजेस लाया है, और ये अमेंडेशन के बाद कंप्लीट बैन हो गया है 14 साल से कम उम्र के बच्चे को इन एनी ऑक्यूपेशन, चाहे वो कौन सा भी काम क्यों ना हो। ओके, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। आप कोई भी फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रीली कर सकते हो, आपका जो मन में अच्छा लगता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे बहुत सारे केस अभी सामने आते रहते हैं।
ओके, फोर्सफुली आप किसी को भी कन्वर्ट वगैरह नहीं कर सकते हो। आप अपने फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप किसी को ये नहीं बोल सकते दूसरे रिलीजन के तो आप मेरे इसमें फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाओ, एंड एक्सेट्रा। ओके, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड सोशल रिफॉर्म मेजर्स। एग्जांपल, opening Hindu religious institution to all classes, wearing and carrying kirpan is recognized as a part of profession of the Sikh religion। अलग अलग रिलीजन में कुछ उनके अलग अलग रूल्स एंड लॉज हैं, उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन आपको इसमें बता गया है। किसी के हेल्थ को या पब्लिक ऑर्डर को उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, एंड किसी को भी फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना है। आर्टिकल 26 कहता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई भी रिलीजियस के डोमिनेशन है या सेक्ट है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए। खुद के रिलीजन को मैटर्स जितने भी है उसको भी वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, पर लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई भी इसमें इलीगल काम नहीं होना चाहिए। Freedom from taxation for promotion of religion. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of maintenance of any particular religion। ठीक है, कोई भी रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए या कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बोल सकती कि आपको टैक्स देना है, कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको कंपल्सरी टैक्स देना पड़ेगा, ताकि हम अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं। इनफैक्ट द स्टेट भी है, वो भी अपनी पब्लिक मनी जो वो टैक्स से कलेक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है, हमारा टैक्स भरने से। ओके, किसी भी एक रिलीजन को वो फेवर नहीं कर सकती है दूसरे के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि हम हिंदू रिलीजन को फेवर करेंगे और मुस्लिम रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा नेशन क्या है, हम एक सेक्युलर नेशन है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ओके, लेकिन इसमें एक नोट है कि prohibits levy of tax but does not prohibit a fee to provide secular safety facilities to pilgrims। इसमें टैक्स नहीं ले सकती है, पर वो एक अमाउंट ऑफ फी ले सकते हैं जिसमें वो सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो भी पिलग्रिम सेंटर्स वगैरह में आते हैं। आर्टिकल नंबर 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state funds। Okay, in institution recognized by state or receiving state out of funds, attendance is strictly voluntary। कोई भी religious instruction से या उसको maintain करने से स्टेट को दूर रहना पड़ेगा, स्टेट किसी एक इसको फेवर वगैरह नहीं कर सकता है। ओके, इसमें यही बात की गई है। ये सब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम ही आते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली आपके इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 20, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारा आर्टिकल नंबर 29 से 30 में मेंशन है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। बेसिकली हमारे देश में जितने भी माइनॉरिटीज़ है वो सबके इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके, चाहे वो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, उनका कल्चर हो, या राइट टू कंजर्व, उनके पास राइट है कि वो अपने किसी भी कल्चर को, लैंग्वेज को वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, कोई भी सिटीज़न को हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते किसी भी स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। हमें बात पता है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये सब रिलीजन, रेस, कास्ट के नाम पे हम कभी भी किसी को भी रेस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसमें एक नोट है, डिस्पाइट द टाइटल सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 29 अप्लाइज टू बोथ माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़। क्योंकि ये सेक्शन ऑफ सिटीज़न की बात कर रही है, जो राइट्स माइनॉरिटीज़ के पास है कि वो अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, वैसे मेजॉरिटीज़ वाले भी अपने बेसिकली लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, और उनके साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सेक्शन ऑफ सिटीज़न के लिए लॉ एप्लीकेबल है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 30 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ के पास वो राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और चला सकते हैं। सारे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट होता है, अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट इलीगली। ठीक है, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सच मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट द राइट। ठीक है, चाहे तो वो स्टेट चाहिए तो कभी भी उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक्वायर कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को, लेकिन उनको एक
कंपेंसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। ये 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था उसके तहत ये कहा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है डेट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली आर्टिकल नंबर 32 हमने जो शुरुआत में बात की थी, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके SSC एंड रेलवे जैसे एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल को वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी हार्ट ऑफ इट डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंक्लूडेड द आर्टिकल 2 विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 32 है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया है, जैसे बहुत सारे चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ओके, इसके तहत आर्टिकल नंबर 32 के तहत हमारे पास 5 रिट्स हैं। जो सबसे पहला रिट है उसका नाम है हेबस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसको अगर डिटेल में बताऊं तो बेसिकली कोई भी अगर पर्सन को इलीगली अगर डिटेन किया गया है तो कोर्ट उनको बोल सकती है कि वो डिटेनी को आप कोर्ट के सामने पेश कीजिए, और ये दोनों के लिए लागू है, पब्लिक के लिए भी और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी। मतलब किसी को भी इलीगली अगर डिटेंशन किया होगा, जो हमने बात किया था आर्टिकल नंबर जैसे प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमने बात की है, तो उसमें इसकी बात की गई है, तो उसको पेश करना पड़ेगा। ओके, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड देना। एक जैसे कि ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, पब्लिक ऑफिशियल में कोई काम प्रॉपर नहीं कर रहा है उनको ऑर्डर देना। कोई इन्फीरियर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकती है। ओके, अगर वो अपने ड्यूटी अगर बराबर से नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट को हम नहीं बोल सकते कि तुम अपना ड्यूटी बराबर नहीं कर रहे हो, गवर्नर को नहीं बोल सकते, या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी नहीं बोल सकते। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही काम करती है। ओके, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कुछ चीज़ वो ज़्यादा करें उनको रोकना, टू फॉरबिड करना। ये एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू कर सकती है कि वो अपना जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हैं। ये एक प्रिवेंटिव रिट है, कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट अ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। बेसिकली ये गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल को भी नहीं है और प्राइवेट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट ये नहीं कर सकते हैं। ओके, कर्शरी मरम होता है टू बी इन्फॉर्म, मतलब उनको पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए। ये भी एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को बोल सकती है अगर कोई केस अगर पेंडिंग है ड्यू टू द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ। इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, मतलब ये कोई ऑर्डर होने के बाद भी ये बोल सकते हैं और ऑर्डर के पहले भी बोल सकते हैं। ये किसके अगेंस्ट इशू होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अफेक्टिंग द इंडिविजुअल राइट्स को अगर कोई अफेक्ट वगैरह कर रहा है तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के बोल सकती है कि जो भी आपने डिसीजन जो दिया है वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके किया, तो इसको हम नल एंड वॉइड कर रहे हैं। क्वो वारंट होता है आपकी अथॉरिटी क्या है ये डिसीजन लेने का। ये किसके अगेंस्ट होता है, ताकि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा है ये उसके अगेंस्ट हो सकता है। ये लीगैलिटी को चेक कर सकता है कि जो इंडिविजुअल पब्लिक ऑफिस में बैठा है कि वो सच में उसका राइट है कि नहीं। ओके, ये किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरीली द एग्रीव, विक्टिम के अगेंस्ट हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का हम यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए करा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट्स के पास रिट्स का जुरिस्डिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी कर सकते हैं या फिर कोई अगर लीगल राइट्स वगैरह वायलेट हुआ है उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम कहते हैं कि हाई कोर्ट का जो रिट्स का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। जो सुप्रीम कोर्ट्स कैन इशू रिट्स थ्रू आउट इंडिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स वो पूरे भारत में कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट वहीं कर सकता है जहाँ की उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट है, तो महाराष्ट्र के अंदर कोई ऐसा ब्रीच हो रहा है तो इशू कर सकता है, लेकिन वही चीज़ वो फिर बंगाल के लिए नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा ऑल ओवर इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, कहीं पर भी ऐसा फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ऑर्डर जारी कर सकते हैं।
Article 32 itself is a fundamental right, hence Supreme Court cannot refuse to exercise its writ jurisdiction. देखो आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है जिसका हमने डिटेल में पढ़ा। इसके लिए जब हम फंडामेंटल राइट ब्रीच होंगे और हम अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकती है कि नहीं मैं आपका केस नहीं लूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स के। लेकिन हाई कोर्ट ये डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट चाहे तो हमारा केस एडमिट कर भी सकती है या फिर रिफ्यूज़ भी कर सकती है। बेसिकली रिफ्यूज़ नहीं करते, एडमिट ही होता है। पर ऑफ कोर्स हमारे देश में जस्टिस मिलने में आप सभी को मालूम होगा कि कितना टाइम लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा आर्टिकल नंबर 33, 34 एंड 35 ये हमारा लास्ट के आर्टिकल्स है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक्स का पार्ट है, इसके लिए हम शॉर्ट में इसको कवर करेंगे। पहला है आर्टिकल नंबर 33, ये पावर ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग द आर्म फोर्सेस। बेसिकली ये जो पावर होती है जो आर्म फोर्स में हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या रॉ के डिपार्टमेंट या आईबी के इसमें जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस आते हैं, इनके लिए लॉस कौन बना सकती है? फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पार्लियामेंट बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। और ये जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट बनाएगी इनके लिए फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग या ब्रीच कर रहे, कम कर रहे, ये लॉस आर्टिकल नंबर 33 के किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज इसको नहीं कर सकते। इसको जो सुप्रीम पावर है इसमें पार्लियामेंट के पास में होती है। ओके, आर्टिकल नंबर 34 कहता है फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मार्शल लॉ बेसिकली एक मिलिट्री रूल जिसे हम कहते हैं। जब मार्शल लॉ किसी एरिया में लगाया जाएगा वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं जिस एरिया में वो मार्शल लॉ लगाया गया होगा। लेकिन उसमें भी पार्लियामेंट के पास पावर होता है मार्शल लॉ के दौरान। और जो मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बेसिकली इंग्लिश कॉमन लॉ से उठाया गया है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली, नॉट एक्सप्लिसिटली, मतलब होता है क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। और ये नेशनल इमरजेंसी से अलग है। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगाया जाता है, लेकिन मार्शल लॉ एक स्पेसिफिक जगह पे लगाया जा सकता है। जैसे मणिपुर का केस हमने सुना होगा, वहाँ पर भी मार्शल लॉ लगाया गया था। ओके, आर्टिकल नंबर 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द पार्ट 3। ये कहता है लाइक पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स सच एज प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 16, 17 आर्टिकल 24 प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट शाल। ये भी पावर किसके पास होती है? सिर्फ पार्लियामेंट के पास में, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होता है, ताकि फंडामेंटल राइट्स सब जगह सेम हो। ओके, क्योंकि अगर स्टेट लगाए तो स्टेट फंडामेंटल राइट्स की पावर कोई बढ़ा सकते कि स्टेट में कम, इसके लिए पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास में ही होता है। ये एक टेबल है, हाई यील्ड समरी टेबल फॉर द रिवीजन के लिए आपके लिए काम आएगा। तो ये टेबल मैंने आपके लिए ड्रॉ यहाँ पर दे दिया है। इक्वालिटी जो हमने पढ़ा आर्टिकल 14 to 18। ओके, इसमें आप इसको ध्यान से आप रीड कर सकते हो रिवीजन के लिए। ये बेसिकली आपके एसएससी, रेलवे और यूपीएससी के लिए क्वेश्चंस कभी कभी यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इसी के साथ में हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल नया है, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी नमस्कार, और आई होप आप सबकी सेहत का ध्यान रखना और पढ़ाई पे फोकस रखना। चलो मिलते हैं अगले चैनल में। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।